नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पहली बार अर्नब गोस्वामी को पता चला है कि कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने में फालतू फालतू की बातें, झूठी झूठी बातें प्रचारित करने का अंजाम क्या होता है। कांग्रेस जैसे ही लीगल एक्शन के मोड में आई, अर्नब गोस्वामी हाथ पैर जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। तो क्या गोदी मीडिया का इलाज अब यही बचा है? गोदी मीडिया जिस तरह नफरत का माहौल बना रहा था, आपने देखा युद्ध के समय में जो झड़प हो रही थी उसके समय में कि कराची घुस गए, इस्लामाबाद घुस गए, यहाँ से बम चढ़ रहे हैं, यहाँ से हथगोले चले गए। इतनी झूठी झूठी खबरें, कोई पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष को गिरफ्तार करा दे रहा था। हमारा मानना ये है, ये कहना है कि युद्ध के समय, झड़प के समय आपको एक अतिरेक माहौल नहीं बचा बनाना चाहिए। देश की मीडिया को इससे बचना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया को भला कौन समझाए। उधर अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख, जो अपनी झूठी कार्रवाई करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने राहुल गांधी का चेहरा आधा और थल सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का चेहरा आधा लगा के एक मीम बना दिया और कह दिया कि राहुल गांधी के चेहरे में तो उनका चेहरा नजर आता है। लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं रही पहले वाली। उन्होंने तार से मोदी जी का नवाज शरीफ के संग चेहरा जोड़ दिया, आडवाणी जी का जिन्ना के बाजार के पास जाते हुए देख दिया और कहा कि भैया, ये जो बिरयानी खाने गए थे प्रधानमंत्री जी, उसका मतलब क्या है, उसका हल क्या है। और नवाज शरीफ के साथ मोदी जी के रिश्तों की लाइन लगा दी। इन तमाम मुद्दों पे अभय द्विवेदी जी से मैंने बातचीत की है। बहुत शानदार बातचीत है। मुझे आपसे यकीन है, बिल्कुल पूरी तरह से यकीन है कि आपको बातचीत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। बड़ा चर्चित चैनल है अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी। इस समय टीवी चैनलों की तो बिल्कुल बलिहारी है। कोई इस्लामाबाद में कब्जा करा दे रहा था, कोई कराची में कब्जा करा दे रहा था और सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी थी। कोई कुछ कह नहीं था, बमों की आवाजें आ रही थी, सायरन बज रहे थे। हम घुस गए कराची में, कोई कर्नल चिल्ला रहा है कि अब 10 बम डाल दो, कराची तबाह कर दो। अर्नब गोस्वामी ने मैं के चैनल रिपब्लिक टीवी ने इसी बीच में टर्की में कांग्रेस की बिल्डिंग दिखा दी कि साहब ये कांग्रेस की बिल्डिंग है, और दे दनादन कांग्रेस पे दुष्प्रचार के आरोप लगाते चले गए। ये कोई नई बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई गोदी मीडिया के चैनल इस तरह कांग्रेस पे एक के बाद एक आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कहती भी है गलत है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने मेरे ख्याल से सही दुरुस्त फैसला किया कि कांग्रेस कानूनी मसले को उठाने में चली गई, लीगल नोटिस दिया अर्नब गोस्वामी को कि आप साबित करिए कि टर्की की बिल्डिंग कांग्रेस की बिल्डिंग ही नहीं है। अब जब अर्नब गोस्वामी को लगा मामला फंस गया, अब तो ये अदालत में जाएगा, साबित नहीं कर पाएंगे, तो रिपब्लिक टीवी ने माफी मांगी है कि भाई हमसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने कह दिया भाई इस बार माफी नहीं, इस बार अदालत में ही तय होगा कि आप लोग ये इस तरह गलत ख्याली क्यों कर रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल यह है कि टीवी चैनल जानबूझ के कांग्रेस के या विपक्षी दलों के खिलाफ इस तरह का प्रचार करते हैं, और फिर जब कांग्रेस ने आज पहली बार कानूनी कार्रवाई करी है, तो क्या अब ये रास्ते खुलेंगे कि इस तरह कोई गलत खबर दिखाएगा तो कांग्रेस अदालत के पास जाएगी, कार्रवाई करने की मांग करेगी? और क्या ये चलन ठीक है? मोदी मीडिया क्या इससे सबक सीख पाएगी कुछ या नहीं सीखेगी? संजय जी, आपका सवाल मासूमियत से भरा हुआ है। कम से कम मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस मसले को इतनी मासूमियत से देखेंगे। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस अदालत में जाकर अदालत में खड़ा करवा के अर्नब गोस्वामी को थोड़ी बहुत सजा भी दिलवा दे, थोड़ा बहुत जुर्माना भी इनके ऊपर लगवा दे, ये सब कुछ करवा दे, ये तब भी नहीं मानेंगे। आप सोचिए, आप हिंदुस्तान के गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। ये वो गोदी मीडिया है जो अभी कुछ दिन पहले तक ये दावे कर रहा था कि भारत की सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है, भारत की सेना इस्लामाबाद में घुस गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर, जो पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जगह दूसरा थल सेना अध्यक्ष बना दिया गया है। कराची का पोर्ट, कराची का बंदरगाह भारत की नेवी ने तबाह कर दिया है। ये सारी बातें इन टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही थी। आज एक चैनल ने उसमें माफी जरूर मांगी उसके अंदर, लेकिन जो एंकर इस तरह की खबरें दिखाने के बाद में जबरदस्त किस्म की बंदरों और भालुओं को भी मात कर देने वाली उछलकूद मचाए हुए थे चैनलों पे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या उन चैनलों के मालिकों ने या उनके चैनल हेड्स ने, चैनलों के जो मुखिया हैं, इनको कोई कारण बताओ नोटिस दिया? आखिरकार वो खबर कहीं ना कहीं से तो बनी होगी ना, उस खबर के विजुअल्स बने होंगे उन खबरों के।
कुछ नहीं हुआ उन एंकरों के खिलाफ। वो अभी भी उतनी ही निर्लज्जता के साथ में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है विद इम्प्यूनिटी, यानी गलती आप इस तरह करते हैं कि आपको लगता है कि इस गलती करने में कोई जोखिम ही नहीं है। आप सोच रहे हैं, अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा शब्द है विद इम्प्यूनिटी, यानी आपको लगता है कि आपको कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई नुकसान ही नहीं होगा। आप कितना भी झूठ बोलते रहें, कितना भी आप हवाबाजी करते रहें, कितना भी आप तथ्यों की जो पारदर्शिता है उसका उल्लंघन करते रहें, आप कुछ भी करते रहें, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। और वही हो रहा है हिंदुस्तान में। मीडिया में जो इस बार हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फौजी संघर्ष हुआ, उसमें जो हुआ है वो तो अभूतपूर्व है दुनिया की मीडिया के इतिहास में। इसको मैं तो आप कहता हूं, ऐसा कभी घटित होगा ये मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था। अब इसको गोदी मीडिया कहना भी ठीक नहीं है, कुछ और इसके लिए शब्द निकालने पड़ेंगे। ये शब्द भी हल्का हो गया है, गोदी मीडिया। ये कुछ और ही मामला है, किसी और जगह पहुंच गए हैं ये लोग। ये एक तरह की दीवानगी है, झूठ बोलने की, झूठा नैरेटिव चलाने की। कुछ एक ऐसी बात, ये लोग एक ऐसी सूचना दे रहे थे देश की जनता को, अपने ही दर्शकों को ऐसी सूचना दे रहे थे जिसके बारे में पता था कि ये 2 मिनट भी नहीं सूचना टिक पाएगी। उसके बावजूद ये कर रहे थे, और जिन्होंने ये किया उसको कोई सजा नहीं दी गई, कोई कटघरा उनके लिए बना नहीं है, कोई अदालत उनके लिए बनी नहीं है, कोई कारण बताओ नोटिस उनके लिए बना नहीं है, कोई बर्खास्तगी, कोई मुअत्तली उनके लिए बनी नहीं है। वो अभी भी टीवी की दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिन रात प्रोग्राम पे प्रोग्राम दे रहे हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि आप किस प्रकार के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि क्या इनका किरदार बदलेगा, या कभी कुछ अपनी ही बातों के ऊपर ये दोबारा सोचेंगे। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इनका इलाज क्या है? जब तक संजय जी, जब तक इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक टीवी चैनलों का ये किरदार इसी तरह का बना रहेगा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। हमें ये भी उम्मीद नहीं है कि आगे जाकर इस स्तर को भी कभी ये लांघेंगे। तब ये कौन सी खबर देंगे, वो खबर उनके कितने सेकंड टिकेगी, क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा तो दिमाग घूम गया है सोच के। अरे, इसका कोई इलाज है क्या? विपक्ष के लोग इन चैनलों पर जाना बंद कर दें? पहले भी कई बार कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया था ना, एक बार कांग्रेस ने बायकॉट किया था, लेकिन वो चला नहीं बायकॉट। कांग्रेस, देखिए, भाजपा जब किसी चैनल का बायकॉट करती है तो वहां कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं जाता, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं जाता। फिर वो चैनल क्या करते हैं, वो चैनल भाजपा के कुछ पुराने भाजपा से जुड़े हुए कुछ जो पूर्व पत्रकार होते हैं, जो थोड़ा बहुत बोलना वगैरह जानते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के तौर पर या पत्रकार के तौर पर चैनलों में दिखाने लगते हैं। वो लोग आने लगते हैं, उनको अपना चेहरा चमकाने का और अपनी बात कहने का मौका मिलता है। अभी तक वो चूंकि भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता आता था, इसलिए वो पीछे उनको मौका नहीं मिलता था। तो जहां भाजपा जाना बंद कर देती है, वहां भाजपा समर्थक लोग आने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा का कोई आधिकारिक प्रवक्ता उन चैनलों पर नहीं जाता। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाता जो ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो लोग भी नहीं कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अपने पीछे बीजेपी का जो सब होता है पीछे लगा हुआ, वो सब भी नहीं लगाते। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का अनुशासन है नहीं। मतलब ये कांग्रेस कहेगी इन चैनलों का हम बायकॉट करते हैं, बदला कांग्रेस की किसी मुख्यमंत्री ने उसको इंटरव्यू दे दिया। पूरा मामला ढह गया पूरी तरीके से। चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने बायकॉट किया और कमलनाथ हेलीकॉप्टर में ऐसे एक नफरती एंकर को घुमा रहे थे, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस कांग्रेस के बायकॉट वगैरह को कामयाब नहीं होने देती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग तरह का है। वहां पे लोगों को डर लगता है कि अगर उन्होंने केंद्रीय आदेश का उल्लंघन किया तो उनको नाप दिया जाएगा। हाँ, ठीक बात है। एक लंबे समय तक, सालों तक एनडीटीवी के रवीश के प्रोग्राम में कोई बीजेपी का नेता जाता ही नहीं था। संदीप के प्रोग्राम में भी नहीं आता कोई बीजेपी का प्रवक्ता, कोई बीजेपी का नेता नहीं आता कि संदीप चौधरी खरी खरी बात बोलते हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी खराब बहस हुई अमित मालवीय ने
आज सुबह एक फोटो ट्वीट किया, राहुल गांधी का आधा चेहरा लगाया, आधा पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का लगाया, मुनीर का, और खराब बातें लिखी। लेकिन ये उनको उम्मीद नहीं थी कि वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और सहन कर लेंगी। कांग्रेस के लोग भी टूट पड़े, आधा मोदी जी का चेहरा लगाया, आधा नवाज शरीफ का लगाया, आधा मोदी जी का लगाया, फिर आधा किसी और पाकिस्तान के नेता का लगाया, और फिर लाइन लगा दी। और मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूँ। पवन खेड़ा ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को पे हमने हमला किया कि डीजीएमओ की प्रेस वार्ता में बहुत विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई, पूरा देश बड़ा खुश है, सेना के साथ है। तो कुछ सवाल आवश्यक है। जब सेना इतना आगे बढ़ गई थी तो क्यों अचानक किसके दबाव में सीज फायर मंजूर किया? पहला सवाल। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति 7 बार कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया। वो कह चुके हैं कि व्यापार रोकने की धमकी के बाद ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप की बात खारिज नहीं करी। इस बीच ये ऑपरेशन चल रहा था, उसके बीच में पाकिस्तान को आईएमएफ का हजारों करोड़ का लोन कैसे मिल गया? कहां है विश्वगुरु का डंका? अगला सवाल, विदेश मंत्री पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के समय सूचित कर सकते हैं, लेकिन पुंछ के नागरिक जो इतनी बड़ी संख्या में मरे हैं, उनकी खैर खबर लेने अभी तक कोई आदमी नहीं गया। और उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को दी गई जानकारी के आधार पर कितने आतंकी बच के भाग गए और भारत के हितों को क्या नुकसान हुआ? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको कहा है कि ये छोटी सी जंग थी। उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर में पहले से खतरे की आशंका थी, 17 अप्रैल को इनपुट के बाद प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, तो आपने पर्यटकों को जाने को मना क्यों नहीं किया? वहां सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? बिल्कुल जायज सवाल है। और फिर जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ के साथ मोदी जी की बिरयानी खाने का मामला है, वो फोटो लगा के कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं, आधा फोटो मोदी जी का, आधा फोटो शरीफ साहब का, पूछ रहे हैं कि बिरयानी कैसी लगी थी, नातिन की शादी में गए थे तो वो कैसा था। मतलब बीजेपी को उल्टा दांव पड़ गया। पाकिस्तान के मामले में लोग जिन्ना की फोटो लगा रहे हैं, आडवाणी वाली की, और जिन्ना की मजार पे आडवाणी गए थे तो भाजपा को कैसा लगा। एक से एक गड़े मुर्दे निकाल के ले आ रहे हैं। पवन खेड़ा ने तो बड़ा तीखा कह दिया कि मोरारजी देसाई ने सारे रॉ के अफसरों के एजेंट के नाम बता दिए थे, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब कुल मिला के इस जंग में कांग्रेस जिन सवालों पे हमला कर रही है, उन सवालों के जवाब मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से बीजेपी दे पाएगी। तीखे सवाल हैं अभय जी, इनका क्या जवाब देगी बीजेपी? कांग्रेस के तीखे सवालों में एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं, वो ये है कि जिन 4 आतंकवादियों ने बैसुण की घाटी में हत्याकांड किया है, रक्त बहाया है निर्दोषों का, वो कहां है? उनके खिलाफ एनआईए, उनके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक जांच की थी। उस जांच की टीवी के ऊपर दिन रात कई दिन तक रनिंग कमेंट्री चली थी। उसका जिक्र कोई क्यों नहीं हो रहा है? वो आतंकवादी का सरकार कुछ तो बताया उनके बारे में। सरकार यही कह दे कि भाई वो पाकिस्तान वापस भाग गए, चलिए कोई एक बात समझ में आएगी। हम पूछते रहेंगे सरकार से कि वो आए भी अपनी मर्जी से और चले भी गए अपनी मर्जी से। आप क्या कर रहे थे? आप क्या भजन कीर्तन कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? वो 4 आतंकवादी कहां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भारत ने जब 7 और 8 तारीख को अपनी स्ट्राइक की पंजाब में और पाक अधिकृत कश्मीर में, उससे पहले ये सवाल लगातार टीवी पे पूछा जा रहा है। अब इतने ज्यादा सवाल पैदा हो गए हैं कि उन सवालों की भीड़ में ये सवाल कहीं गुम हो गया है। मैं ये मानता हूं कि विपक्ष को बार बार उन 4 आतंकवादियों के पकड़े जाने, उन या क्यों नहीं पकड़े गए, इसके सवाल को उठाना बंद नहीं करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस घटना का बदला लेने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जो बहुत कामयाब रहा, उस घटना के जो मुख्य जिम्मेदार हैं, वो भारत सरकार की पकड़ से, भारतीय सुरक्षा बलों की पकड़ से, फौज की पकड़ से, भारतीय जासूसी संस्थाओं की पकड़ से अभी तक दूर क्यों है? ये सवाल इस लिस्ट में जोड़ना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो राहुल गांधी और जनरल मुनीर की शक्ल दिखा रहे हैं आदि आदि। आज मुझे एक रक्षा सेनाओं के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अफसर से एक सूचना मिली, मैं उनके हवाले से ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने निर्णय लिया है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाएगा, जो कि सर्वोच्च पद है, किसी भी सेना का सर्वोच्च पद होता है। भारत में एक ही फील्ड मार्शल है, वो है मानेक शॉ।
मानेकशॉ को फील्ड मार्शल कब बनाया गया था? जब 1971 का युद्ध भारत ने जीता, मानेकशॉ उस युद्ध के सेनापति थे, विजेता सेनापति थे। उसके बाद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। तो पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि इससे दो बातें समझ में आती हैं। अगर ये खबर सही है, अगर लगा रहा हूं उसके अंदर, क्योंकि अभी अधिकृत सूचना नहीं आई है, अगर ये खबर सही है तो पाकिस्तान इसके जरिए दो बातें बताना चाहता है। पहली बात, पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि हमने युद्ध जीत लिया है और जिस जनरल ने युद्ध जिताया है उसको हम फील्ड मार्शल बना रहे हैं। दूसरी बात, ये खबर बताती है कि आसिम मुनीर का पाकिस्तान की सियासत पर कितना दबदबा है, और वो दबदबा लगातार पहले के मुकाबले बढ़ गया है। अच्छा, तो एक तरफ तो चूंकि पाकिस्तान में तानाशाही है, कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तो वहां पे क्या है कि वहां पे कोई सवाल पूछने वाला मीडिया भी नहीं है। वहां पर किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे हम लोग सवाल पूछते हैं भारत में, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। तो पाकिस्तानी अपने कह सकते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया और हमने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, ये वो फलाना ढिकाना, तरह तरह की डींगे मार सकते हैं। भारत की स्थिति यह है कि भारत के अंदर बहस चल रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में चलनी चाहिए। ये कोई अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। और उस बहस के कारण हुआ ये है, ये सब जो कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं, मैं जो सवाल उसमें जोड़ रहा हूं, और जो तमाम बातें हो रही हैं, ये सब जो मीम बन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, मैं ये मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक बहस के एक हिस्से हैं। कुछ हिस्से अप्रिय हैं, कुछ हिस्से अप्रिय नहीं है। ये केवल है, कुछ हिस्से ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए था, कुछ हिस्से ऐसे भी है इन सवालों को होना चाहिए। तो ये तमाम स्थिति ये बताती है, इससे मुझे एक संदेश मिलता है कि बालाकोट स्ट्राइक से जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ था, वो लाभ ऑपरेशन सिंदूर से नहीं प्राप्त होने जा रहा है। बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट स्ट्राइक के आकार में जमीन आसमान का फर्क है। बालाकोट स्ट्राइक तो केवल एक घटना थी, ऑपरेशन सिंदूर तो एक तरह से फुल स्केल वार में बदलते बदलते रह गया। फुल स्केल वॉर में बदलते बदलते रह गया ऑपरेशन सिंदूर। ये बहुत बड़ी घटना है। ये कारगिल युद्ध के बाद में होने वाली सबसे बड़ी फौजी घटना है। लेकिन इसका कोई भी लाभ जो है वो इस सरकार को मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि लोगों को, कल मैंने चर्चा की थी आपके साथ, दो सवाल लोगों के दिमाग में है, बार बार उन बातों को दोहराया जाना चाहिए। पहला वही सवाल है, इसका भी आपने जिक्र किया, कि जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान के हवाई ठिकानों के ऊपर दबादब हमले कर रहा था और उनको हवाई ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर रहा था, उस वक्त भारत ने अपना हाथ क्यों खींच लिया और संघर्ष विराम को भारत क्यों मान गया? दूसरा सवाल यह है कि संघर्ष विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्यों की? इसमें इस लोचे इसकी सफाई कौन देगा? देखिए, जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, वो संसदीय समिति के सामने ये बात कह सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, अपनी ब्रीफिंग कर दी, लेकिन देश की जनता के सामने तो ब्रीफिंग नहीं हुई कोई। जो बात कही जा रही है, अगर मोदी जी मंच पे आए सार्वजनिक रूप से और कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ट्रंप हमारे दोस्त हैं, लेकिन इस बात में ट्रंप की जो गलती है उसको मैं सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। ट्रंप की इस संघर्ष विराम में कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप ने हमें कोई धमकी नहीं दी, ट्रंप का हमारे पास कोई फोन नहीं आया, अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो का हमारे पास कोई फोन नहीं आया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कोई फोन नहीं भारत आया, कुछ नहीं, कोई इनकी कोई भूमिका नहीं है। सऊदी अरब की कोई भूमिका नहीं है। कहे ना मोदी जी मंच पे आ गए, अगर मोदी जी मंच पे आ कहेंगे तो लोगों के दिमाग से ये सवाल हट जाएगा। तब तक ये सवाल नहीं हटेगा जब तक कि ये बात नहीं कही जाएगी। ये कोई विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग से हटने वाला सवाल नहीं है ये। ठीक बात है। दूसरी बात यह कि आपने यहाँ पे सेना की ब्रीफिंग में पूछा गया कि हमारे जहाज को नुकसान हुआ, तो सेना के अफसरों ने बड़ा अच्छे तरीके से कह दिया हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं, जहाज के बारे में बात नहीं करी। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हमारे कुछ जहाजों को नुकसान हुआ, नेता प्रतिपक्ष है, पूछने का राइट है, नहीं बताया। लेकिन अब ये जो सांसद विदेश आ रहे हैं, क्या वहां की मीडिया गोदी मीडिया की तरह जो सवाल नहीं करेगी? अगर वो पूछेगी भाई आपके जहाजों को नुकसान हुआ नहीं हुआ, राफेल के क्या हाल चाल है, तो क्या जवाब देंगे सांसद कि हमें कुछ नहीं पता? क्या बताएंगे? मुझे लगता है ये जो टीमें जा रही हैं, इसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं,
उसमें कुछ विपक्ष के सांसदों को, उन टीमों को नेता भी बनाया गया है। ये विदेश मंत्रालय से ये लोग ब्रीफिंग लेके जाएंगे कि नहीं बोलना है कुछ भी। हाँ, ये सब पहले से सवालों को एंटीसिपेट किया जाएगा, पूर्वानुमान लगाया जाएगा, अगर इस तरह के सवाल किए गए तो उनके क्या जवाब दिए जाएंगे। मेरा ख्याल से वो सारी ब्रीफिंग इनको दी जाएगी, और मुझे ये भी लगता है कि इन टीमों के साथ में हो सकता है विदेश मंत्रालय के अफसर भी जाए। ये केवल अच्छा, मतलब सांसद ही नहीं आएंगे, विदेश मंत्रालय के अफसर भी आएंगे। मतलब ओवैसी वही बोलेंगे जो बीजेपी की जो सरकार कहेगी कि आप। देखिए, ओवैसी के नेतृत्व में जो टीम अगर जा रही है, तो इस वक्त ओवैसी वहां पर जाकर ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो कि सरकार नहीं चाहती है, रक्षा सेनाएं नहीं चाहती है, विदेश मंत्रालय नहीं चाहता। हाँ, ओवैसी तो वैसे भी हीरो बन रहे हैं। ओवैसी ने अभी जो अपनी छवि बनाई है इस पूरे प्रकरण में, वो अलग तरह की छवि है। बिल्कुल ठीक बात है। तो और मैं अभी वो बताऊं नहीं आपको, बोलेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अभय जी, मैं बड़ा मजेदार कमेंट बोलेंगे वो लोग। सही जरूर तो खुद विदेश सेवा हाँ, के अफसर रहे हैं, संयुक्त हाँ, राष्ट्र में बहुत दिन तक रहे हैं, सही जरूर वो भी नहीं बोलेंगे। मैं तो ये देख रहा था अभय जी कि क्या वक्त बदलता है। ओवैसी के भाषण के बाद में एक पाकिस्तान का समर्थक ओवैसी को बहुत बुरा बुरा कह रहा था कि तुम ये ऐसे हो वैसे हो, कटुआ, ये गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक राइट विंग वाला, मतलब जो बिल्कुल भक्त था, वो कह रहे थे जवान संभाल के बात कर, ये हमारा मुल्ला है। मतलब ये हमारा मुल्ला हो गया कि ओवैसी का भाषण जो था ना, वो इतना देश प्रेम वाला भाषण था कि अब वो जो यहाँ के पंडित जी थे जो कत्तई भाजपाई थे, अब उनको वो ओवैसी हमारे लगने लगे। अब इस लेकिन पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है, नहीं इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है, थोड़ी सी बाजी पलट गई है। अच्छा, पहले भाजपा जिस तरीके से बाजी सजाती थी, ये बाजी उस तरह की नहीं है। हाँ, नहीं अब हो इसमें पाया। क्या है कि वो होना ही चाहिए था कि हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ के मारा, ये भी कह दिया, मोदी जी को बता देना, ये सब बातें आई प्रकाश में। लेकिन इससे एक हिंदू मुस्लिम एकता का सारे देश में माहौल बना, कश्मीर में खासतौर से माहौल बना, पहलगाम में बना, श्रीनगर में बना, और भी सारे देश में बना। यहाँ तक के जो मुस्लिम नेता वगैरह हैं वो भी खुलकर सामने आए, और उन्होंने भी मजबूती के साथ में सरकार और सेना के साथ में खड़ा होना स्वीकार किया। इस पूरी प्रक्रिया में जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने की जो एक मुहिम चलती रहती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो मुहिम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, निष्प्रभावी हो गई। आज मैं एक टीवी चैनल की एक क्लिप देख रहा था, प्रीति नाम की एंकर थी, मैंने पहली बार उनका कार्यक्रम देखा, और उधर वो बैठी हुई थी हरियाणा महिला आयोग की सदस्य, वो बैठी बड़ा वायरल हुआ। वो बार बार उनसे पूछ रही थी कि आप ये बताइए कि वो महिलाओं के अपमानजनक वाले शब्द कहाँ हैं। और उनकी हालत ये थी उनकी कि वो बार बार अपना सिर खुजा रही थी, बहुत ही बचाव की मुद्रा में थी, धीरे धीरे बोल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था उन्होंने ये भी मान लिया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, और ये सब इतनी बुरी हालत थी उनकी। हाँ, देखा उस एंकर ने उनको बिल्कुल जिससे कहते थे तार तार कर दिया। पहली बार देखा कि बड़ा अच्छा। प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस एंकर ने उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बहुत वायरल हो रही है वो। तो उनका बस चलता तो उठ के वहां से भाग जाती। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स में कल छपी है खबर, प्रोफेसर अली महमूदाबाद का फोटो छपा है और लिखा है उसमें विस्तार के साथ। तो ये जो विदेशी सांसद विदेश में जाएंगे हमारे सांसद, तो इनसे नहीं पूछा जाएगा कि एक प्रोफेसर अगर दो लाइन लिख दे रहा है तो केवल वो मुसलमान इसलिए आप उसको अरेस्ट करा दे रहे हैं। इसमें सवाल तो बहुतेरे हैं, और सवाल ऐसे हैं इनका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जवाब देने की एक कला ऐसी होती है, इसके अंदर आप पतली गली से निकल जाते हैं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाएगा, तमाम तरह तरह की बातें करके उसी पतली गली से निकला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो दूसरी और तीसरी कतारों के नेता हैं, एक तो शीर्ष कतारों के नेता, वो तो अलग बात, दूसरी और तीसरी कतारों के नेता हैं, उनको न किसी किस्म का ज्ञान है, न किसी किस्म की उनके पास बुद्धि है, न किसी तरह से भाषा पे अधिकार है, और न ही जो सामान्य राजनीतिक शिष्टता होती है उसका वो पालन करते हैं। अब ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, वो अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने अखिलेश यादव को टूटी चोर कहा। हाँ, सही बात है। अब आप देखिए ना, ये इस तरह के लोग हैं, उनको क्या कहने की जरूरत थी। जब वो तरह तरह की रीलें बनाती थी, अब उस माहौल से निकल ही नहीं पा रही। हाँ, माइंडसेट अभी वही है। वहीं फंसा हुआ है, सारा मामला वहीं फंसा हुआ है, ये हालत है लोगों की। अच्छा, अब बोल देते हैं, अब वो विजय शाह बोल गया, बोलने के बाद बुरी तरह फंसा हुआ है बीजेपी।
आदिवासी वोट खोना नहीं चाहती, वो गौंड आदिवासी नेता है, तो उसकी वजह से वो उसको कुछ कहा भी नहीं जा रहा, उससे बीजेपी की भी बदनामी हो रही है, चुप मुंह में दही जमाए सब लोग बैठे हुए हैं, सुप्रीम ना कोर्ट ने उगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मामला इसी तरह से फंसा हुआ है। कोर्ट के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है कि वो जो कह देंगे फैसला कर देंगे वो हम करेंगे। अब कोर्ट भी उन्हें पतली गली से नहीं निकलने दे रहा है, कोर्ट ने भी उनको दिया, लगातार निंदा हो रही है, उनकी निंदा उनको झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को क्या, लोगों के बारे में क्या कहा, गोदी मीडिया और ये दूसरी और तीसरी कतार के नेता जो बीजेपी की है, इनका क्या कहा जाए। एक आखिरी सवाल, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है वक्फ पर, और प्रोफेसर अली पे आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। वक्फ की सुनवाई कल भी हुई, आज फाइनल हो सकती है। क्या लग रहा है, इससे क्या संकेत आ सकते हैं कोर्ट से? भाई मेरा तो मानना यह है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, ये कहना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है अपना। मेरा मानना यह है कि प्रोफेसर महमूदाबाद की जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर ये प्रजातांत्रिक अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के हनन का सवाल है, एक सरकार द्वारा किया गया अत्याचार है जो बिल्कुल झूठ बोलकर किया गया है, उसके ऊपर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करने चाहिए, सरकार के खिलाफ निंदात्मक फैसला देना चाहिए और उनको तुरंत बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए इस पूरे मसले से, प्रोफेसर महमूदाबाद को। जहां तक वक्फ का सवाल है, वक्फ का मेरा तो मानना यह है, मेरी निजी राय अपनी ये, जितना मैं पढ़ के समझ पाया हूं, पहले हम लोग कई बार 4 PM पर चर्चा कर चुके हैं कि वक्फ का जो कानून सरकार ने बनाया था वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता और कोर्ट का फैसला उसी के मुताबिक आएगा। जब भी आए, कल वो आज आए या कल आए, जब भी आए वो तभी होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी जी, और मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, आपका प्यार भरा कमेंट मुझे मिलेगा तो मैं आभारी होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू।